आज हम लोग बायोमेम्ब्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा जो आज का लर्निंग आउटकम्स है ये जानना है कि ये जो टॉपिक है वो नेट सीएसआर के एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे कैरियर के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है ना। तो इट्स रियली आउटस्टैंडिंग टॉपिक। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा खूब ध्यान से इसे पढ़िए और जो जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम फॉलो करिए। देखिए, जो टॉपिक है बायो, कहते हैं कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में वन ऑफ द डायनेमिक पार्ट जो है वो बायोमेम्ब्रेन। तो बायोमेम्ब्रेन किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये है कौन कौन सी किताबों से बायोमेम्ब्रेन पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो आप किसी भी सेल बायोलॉजी के अच्छी किताब से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चाहे वो एल्बर्ट की बुक हो, चाहे वो लॉरिश की बुक हो सेल बायोलॉजी की, चाहे कूपर हो या कार्प हो, कूपर हो कार्प हो, तो आप किसी भी इससे बढ़िया से पढ़ सकते हैं। कोई भी एक सेल की बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, आपको बायोकेमिस्ट्री की बुक का भी मदद लेना चाहिए आपको। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की कोई भी बुक हो, चाहे लेनिंजर्स हो, ठीक है ना, तो इससे काम चल जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर एनालिसिस आपको लेनिंजर से मिल जाएगा और सेल बायोलॉजी से तो पूरा पढ़ाया जाता है। तो दोनों मिलाकर जो है ना आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। तो पहले बुक का एक लिस्टिंग हो गया। सेकेंड पार्ट जो है उसमें कि CSIR में जो एग्जाम होता है, NTA CSIR, इसमें बायोमेम्ब्रेन से कितने क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बायोमेम्ब्रेन से जो पार्ट बी है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन रहता है, श्योर शॉट। ठीक है ना। और पार्ट सी से भी कम से कम एक क्वेश्चन रहता है मिनिमम। तो सोचिए कि एक छोटा सा यूनिट है और उससे कैसे सेल साइकिल है, तो एक एक क्वेश्चन श्योर शॉट रहता है। तो श्योर शॉट ये मतलब 2 नंबर का ये प्लस 4 नंबर का ये, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कम रहता है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ और भी टॉपिक्स को मिला के इससे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जनरेट कर जाता है इस टॉपिक से। ठीक है ना। तो आप समझें कि कितना महत्वपूर्ण है ना। तो कम से कम 6 नंबर, 6 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। अब जो अगला सवाल है कि क्वेश्चंस इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स होता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो टॉपिक्स की बात करने पर हमें पता चलता है कि सबसे पहला टॉपिक होता है उसका, वो होता है मेम्ब्रेन कंपोजिशन। मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, ये सबसे पहला टॉपिक। मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है? मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स आ गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आ गया, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन मॉडल्स आ गए। ये तीनों जो हैं वो इसके कंपोजिशन में आते हैं कि भाई किस चीज से बना है या नहीं। और दूसरा पार्ट जो है इसमें वो होता है इसका काम करने का, मतलब कि फंक्शनल पार्ट होता है। तो सेकेंड पोर्शन जो होता है वो होता है मेम्ब्रेन फंक्शंस। मेम्ब्रेन फंक्शंस में जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उसमें कैरियर प्रोटीन्स हो गया पहला। दूसरा आयन चैनल्स, गेट्स, पंप्स, ये सभी आते हैं। और तीसरा जो पोर्शन है इसमें जिससे क्वेश्चन उठता है वो होता है अप्लाइड मेम्ब्रेन स्टडीज। ठीक है ना।
इसमें कुछ एप्लीकेशंस होता है, कुछ डिजीज हो गए, कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हो गए, कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हो गए। तो इन सब की चीजों के बारे में इसमें डिजीज, रिसेप्टर्स, टूल्स एंड टेक्निक ये सभी जो है वह इसके हिस्से हो जाते हैं। तो कहने की बात है कि ये सब चीज जो है वह इस सेल मेम्ब्रेन को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर आते हैं। तो अभी एक लंप सम आप क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो आप समझ गए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन से रूबरू कराने का समय आ गया है कि आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इसमें उठते हैं। 5 मिनट उस पर भी हम लोग लगाएंगे समय। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है ना, मैं अभी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका बहुत उपयोग हो रहा है उस पर कुछ बात करने की जरूरत हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग गौर से देखना कौन कौन से टर्म्स को मैं हिट कर रहा हूं। देखिए, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये कुछ कॉमन टर्म मिले। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी, ये सभी कंपोजिशंस हैं। ये सभी जो जो आप देख रहे हैं टॉक्स, ये टॉक एक्चुअली कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है। किस चीज से बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। अब आप देखिए, अब आप गौर करेंगे यहां पर, तो यहां पर है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, डाई डायोलाइल, डायपाल्मिटॉइल, डायस्टेरॉइल, डायपाल्मिटॉइल, इस तरह के कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, आप यहां देखें ग्लाइकोफोरिन जो है वो प्रोटीन है, मतलब कंपोजिशन से क्वेश्चन। फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है ये कंपोजिशन से क्वेश्चन। फॉस्फोलिपिड्स ये कंपोजिशन से क्वेश्चन। वहीं पर दिखा रहा है कि जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन, ये भी कंपोजिशन है। जस्ट सी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। और मैं आपके साथ इसमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं और मैं आपसे, देखिए अब यहां पर है, टाइटल है लिपिड रैफ्ट। ठीक है, ये पढ़ना हम लोग को। लिपिड रैफ्ट जो ये भी कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। किस चीज से बना है, क्या उसमें मोबिलिटी में होता है, इस प्रकार से लिपिड रैफ्ट से क्वेश्चंस बना हुआ है। मतलब हम जब पढ़ेंगे इसको, इसका आंसर हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अप्लाइड क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होता है। ठीक है, मैं अप्लाइड क्वेश्चन से किसी क्वेश्चंस को उठाता हूं यहां से। देखिए, अब अप्लाइड क्वेश्चन में देखिए एक यहाँ पर टर्म यूज किया जा रहा है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। अब देखिए, इम्यूनोकेमिकल्स मेथड, मेटाबॉलिक लेवलिंग, रेडियो आइसोटोप्स, हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेवलिंग, लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस, मतलब ये सभी क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स। वहां से क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। मतलब आप सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप उसके कंपोजिशंस और उसके रिसर्चेज जो हैं उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ इधर से क्वेश्चंस हो गए। अब आप अगर से क्वेश्चंस देखते हैं तो देता है कि भाई इस पीएच पर इस इतना मिनट तक अगर हम आरबीसी को इंक्यूबेट करते हैं फॉस्फेट बफर सेलाइन में, तो उसका क्या असर होता है, क्या उसके मतलब इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट है, ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सारे अप्लाइड हैं। हमको पढ़ते वक्त में इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर वहां मिस कर जाएंगे तो हम सिर्फ मेम्ब्रेन पढ़कर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, आयोडीन लेबल्ड डायमिनोफ्लोरेंट, डायमिनोफ्लोरिन जो है वह एक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ये सारे अप्लाइड क्वेश्चंस।
अब आगे आते हैं, अप्लाइड से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अप्लाइड से जब आगे बढ़ते हैं, मतलब अप्लाइड में ही है हम, अप्लाइड से भी आगे कहाँ बढ़ेंगे, देखिए फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फ्लोटो ब्लीचिंग, ये सब हमें पढ़ना है। एक बार में ही ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन सिर्फ दिखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इसको मेम्ब्रेन में पढ़े हुए हैं तो कोई कारण नहीं कि ये सॉल्व नहीं हो, ये सब ग्राफ से एकदम आसानी से सॉल्व होगा। अब सेकेंड पार्ट जो था वो था इसका फंक्शनल पार्ट, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप्स, है ना। इसमें अब आप देखते हैं कि एक डिजीज को जोड़ा गया है, ठीक है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, उसका एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन में जिसका नाम होता है CFTR, तो उससे एक सवाल पूछा हुआ है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से सवाल पूछा हुआ है। ये आपको एक ओवरव्यू हम देने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। अब जो मेम्ब्रेन का एक फंक्शन होता है परमिएबिलिटी, उस परमिएबिलिटी से सवाल है, इंक्रीजिंग लिपिड बायलेयर परमिएबिलिटी है। फिर आप देखिए कि CFTR से और भी सवाल जो है वो यहाँ मौजूद हैं, ये सभी इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मीनवाइल अगर आप इस तरह से देखिए, ये जो इसके काम करने के तरीके होते हैं, फ्लिप फ्लॉप मोशन उससे है, लाइपेज, फ्लिपेज, फ्लॉपेज, है ना, एंड स्क्रैम्बलेज से क्वेश्चंस है। ये एक आपको ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे अलबेले क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमारी तैयारी से भी बियॉन्ड हो सकता है, वो तो फिर राइट है एग्जामिनर का, जो जिस जैसे किया वो उसका। तो ये जो है एक क्वेश्चंस का एक लुक है जिसको आपको समझने के लिए मैंने अभी इसको डिस्कस किया आपके साथ। अब जब सीखने समझने के लिए मैं बायो मेम्ब्रेन से इतनी सारी बातें हो गई, तो सबसे पहला है कि बायो मेम्ब्रेन क्यों होना चाहिए, है ना, और बायो मेम्ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बायो मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरे सेल को इंसर्कल करता है, एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बायो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो बायो मेम्ब्रेन इज नॉट ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट ऑल्सो द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी इसका हिस्सा हो गया, एंड सो ऑन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कुछ भी, जो भी किसी के अंदर अगर चारों तरफ से अगर वो मेम्ब्रेन है तो वो मौजूद होता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक बायो मेम्ब्रेन का पहला एक लॉजिकल मीनिंग समझना है कि नॉट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रादर सेल ऑर्गेनेल्स के भी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी बायो मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। अब अगर हमसे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है तो हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोकस करें, लेकिन जब हमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में पूछेगा, तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से स्टिक करना है, और हमें कोई अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है तो हमें उसके बारे में जानकारी बतानी है। तो कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रियल, ये सभी मेम्ब्रेन के अपने अपने काम होते हैं, और जैसा जैसा काम वैसा वैसा रूप, ठीक है, उसी आधार पर इनका कंपोजिशन में बदलाव होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसमें जो सवाल आता है बायो मेम्ब्रेन में, वो होता है कि व्हाई बायो मेम्ब्रेन इज नीडेड, बायो मेम्ब्रेन क्यों चाहिए। हाँ, तो बायो मेम्ब्रेन नीड होने के लिए जो सबसे चीज है वो है कि एक ओपन सिस्टम बनाने के लिए इसको, जो आउटर इन्वायरमेंट है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, हाँ, इससे
जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको अलग करना। ठीक है, यदि आउटर और इंटरनल इन्वायरमेंट को अलग करना है तो हमको बायो मेम्ब्रेन देना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल आया कि बायो मेम्ब्रेन जो है वह हमें एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में हमें अलग करता है। ठीक है, अब अगला सवाल होता है कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, तो जो इन दो पॉपुलर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं जो सेल को इवोल्यूशन में स्टडी किया गया था, वो था हीट एंड वाटर, पानी और गर्मी। ये दो ऐसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थे जिससे इस मेम्ब्रेन को फाइट करना था कि हीट को भी ये बर्दाश्त कर सके और पानी से भी अपने आप को डैमेज होने से रोक सके। इसीलिए जो बायो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, तो बायो मेम्ब्रेन्स आर लिपिड रिच। लिपिड रिच क्यों लिपिड रिच होते हैं? टू मैनेज अगेंस्ट हीट एंड वाटर। देखिए, लिपिड जो होता है सब जानते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो पानी को अपने से बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करने देगा, तो बचा लिया। साथ ही साथ है कि लिपिड जो होता है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए ये हीट के अगेंस्ट में भी काम करने का बेस्ट टूल था, इसलिए लिपिड रिच होता है। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। क्योंकि हमारा जो सेल है, ठीक है, हम इसको प्रोटोप्लाज्म के टर्म से अगर बोलें, प्रोटोप्लाज्म, तो इसका केमिकल नेचर क्या है? ये कोलोइड है। ठीक है, ये मिक्सचर या सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा याद रखेंगे, मिक्सचर भी नहीं है और सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये जो है ये कोलोइड है। कोलोइड जो होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सअप ऑफ micromolecules and macromolecules। ठीक है, होमोजीनियस एक समान मिक्सअप है, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये कोलोइडल सिस्टम का नेचर होता है। अब कोलोइडल सिस्टम का एग्जांपल तो आपने जैसे सेल देखा, जो मिल्क है, मिल्क भी कोलोइडल सिस्टम होता है। जो आप चाय पीते हैं वो भी एक कोलोइडल सिस्टम है। साथ ही जो हम भात का पसाते हैं, रेसिड्यूज ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है ना, तो उसका भी ये सभी कोलोइडल नेचर के होते हैं। अब आप देखें, एक बर्तन में हम लोग अगर गर्म करें, ठीक है, एक बर्तन में हम लोग गर्म करें दूध को, ठीक है, अगर दूध को गर्म करते हैं, दूध पूरा खौलता है, उबलता है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? इसके ऊपर एक छाली का लेयर बन जाता है। ये बड़ा बड़ा बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जिससे मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। एक छाली का लेयर बन जाता है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये मोटा होता चला जाता है। जो लोग फिर दूध को फ्रीजर में रख देते हैं, सुबह अगर वो निकालें तो एकदम मोटा छाली उस पर लगा रहता है। ठीक है, अब चूंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग क्या करेंगे कि इस छाली को निकाल देंगे और निकाल के बनाते हैं घी। ठीक है, या फिर जो कंपनीज होती हैं वो इस छाली को निकालता है, फैट फ्री करता है, फैट कम से कम करता है दूध में, और घी का उत्पादन करता है। ठीक है, ये जो छाली होता है, ये छाली होता है फैट रिच। ठीक है ना, इस छाली के ऊपर का टेम्परेचर, मान लो घर का टेम्परेचर है 25 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन अगर दूध जो अंदर अगर अभी गर्म है
तो हो सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है ये? एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है। यही है अब हमारा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि हम अगर इसी को बोलते हैं कि ये बायो मेम्ब्रेन है, तो है, ठीक है ना। क्योंकि बर्तन का एक ही हिस्सा है एक्सपोज हिस्सा जहां पर छाली होता है, बाकी तो बर्तन का हिस्सा होता है। ये सभी हिस्सा जो होता है वो जल्दी से ठंडा या जल्दी से गर्म होता है। लेकिन अगर इसी दूध को पूरी तरह से छाली के अंदर में ही लपेट कर रख दिया जाए तो ये 40 डिग्री टेम्परेचर काफी दिनों तक मेंटेन रह सकता है, थोड़ा कम होते होते। तो साइंस में यही चीज जो है, इसी को बोला गया कि यही मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट, यही मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है। आप क्या करिए अपने घर में इस छाली पर थोड़ा सा पिघला हुआ घी जो है 1 चम्मच वो इस पर गिरा दीजिए। आप देखिए जैसे ही गिरता है थोड़ी देर में ही घी अंदर चला जाता है। आपका जो छाली का ऊपर का हिस्सा होता है उस पर अब घी आपको बैठा हुआ नहीं दिखे। उसी तरह से जैसे कि हम लोग अपने शरीर को के सुखापन को हटाने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर क्या होता है? फैट रिच होता है, ठीक है ना। इसलिए मॉइस्चराइजर यूज करने से पहले आदमी को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो यह मेम्ब्रेन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेम्ब्रेन का जो काम था, मेम्ब्रेन का यह काम था वह हीट एंड वाटर से सेल को बचाए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा सेल जो है यह एक ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? यह एनर्जी लेन देन करेगा। तो सेल को बाहर से भी सामान चाहिए अंदर, और अंदर से भी सामान बाहर भेजने की जरूरत पड़ती है। इसलिए लिपिड लेयर जो है उसमें मान लो कि लिपिड वाले तो मतलब फैटी सब्सटेंस तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन यदि वहीं पर वाटर को अंदर से बाहर आना हो या बाहर से अंदर जाना हो, ठीक है ना, अगर चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना हो, या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना हो, हम दोनों साइन दे देते हैं, ठीक है ना, तो ये मुश्किल है, ये लिपिड मेम्ब्रेन से नहीं हो सकता है। इसलिए मेम्ब्रेन क्या करता है? अपने अंदर में कुछ बदलाव करता है, कुछ प्रोटीन्स को डालता है, ठीक है। तो ये सभी जो हो गए वो हो जाते हैं लाइपोप्रोटीन, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलाउ करते हैं वाटर चार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल्स जाने के। साथ ही साथ क्या है कि मेम्ब्रेन सेल का जब है, एक सेल का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स हैं, इन दोनों सेल के बीच में भी कुछ बातचीत होगी, हाय हेलो होगा, हेलो, इधर से बोलेगा हेलो। ये इसको हम लोग कहते हैं सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सेल कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन में सेल मेम्ब्रेन का जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग में सबसे ज्यादा जो जिस चीज पर ध्यान दिया जाता है वो होता है मेम्ब्रेन के कंपोजिशन पर, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के कंपोजिशन पर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेल की पहचान जो है, एक सेल की जो आइडेंटिटी है, उसके जो रिलेशनशिप है दूसरे सेल्स के साथ, इवन हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा है, ये सिग्नलिंग, ये जितने भी सब चीजें हैं वो मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। अगर हम मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज से नहीं वाकिफ होंगे, इसके स्ट्रक्चर से या इसके फंक्शन से, इसके प्रॉपर्टीज से वाकिफ नहीं होंगे, तो आप गारंटी समझिए कि मेम्ब्रेन से क्वेश्चंस क्या विचार भी हमारा परिवर्तित नहीं होता। तो ये सभी जो थी वो थी बेसिक फैक्ट्स। ये सारी चीजें बेसिक फैक्ट्स के अंदर में आता है, और यह जो क्लास था वो आपको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की जरूरत पड़ती है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स।